शहर के मशहूर तरीन 5 स्टार होटल के मालिक मीर हैदर ने आधी से ज्यादा दुनिया घूमी थी। इसकी उंगली पर चलने वाले वेटर उसके सर्द लहजे के आगे कांपते थे। मगर आज अपनी फुप्पो के मामूली से घर में वो सख्ते की हालत में खड़ा था, जहां की दावत ने इसके तमाम होश उड़ा दिए थे। डाइनिंग टेबल पर इंपोर्टेड चीजों और दूध जैसी सफेद ग्रेवी में ड्यूबी लंबी लंबी स्टेक्स रखी थी, साथ ही रोस्टेड वेजिटेबल्स जिन पर गोल्ड लीफ का हल्के रंग का काम था और लीमू बटर सॉस से लदे हुए झींगे। ये सब कुछ फूफो के घर के पुराने बर्तनों में सजा था। फूफो जो सर्दी में भी सिर्फ गोभी के पराठे और दाल चावल पकाती थी, इतनी कंजूस तबीयत की मालिक थी। इसके घर में ये कमाल हुआ था। मीर हैदर ने क्रिस्टल ग्लास में पानी का घूंट भरा। इसका वजूद इस हैरत अंगेज जायके के आगे मुतासर हो चुका था। फुप्पो, इसने अपनी रोबदार आवाज में कहा। इसकी गहरी नजरें अभी भी रोस्टेड चिकन के सुनहरी रंग पर जमी थीं। ये क्या है? दुनिया के महंगे तरीन शेफ भी ऐसी बारीक जायकादारी नहीं निकाल सकते। आपके घर तो हमेशा दाल रोटी और देसी खाना पकता है। ये शानदार अमरीकी खाना किसने बनाया है? ये खुशबू, ये परफेक्शन मैंने किसी भी 5 स्टार होटल के मेन्यू में भी नहीं देखी। फुप्पो जो अपने भतीजे की तारीफ सुनकर फूले नहीं समा रही थी, लेकिन इसकी तारीफ का रुख गलती से किसी और की तरफ जा रहा था तो इनके चेहरे पर रंजिश भर आई। इन्होंने नाक चढ़ाकर एक गरीबाना तंज किया। अरे, इस कल मोही ने बनाया है, इसने फुप्पो ने हकारत से कहा और अपनी उंगली से किचन की तरफ इशारा किया। मना भी किया था इससे कि फीका खाना मत पकाना, मगर इसकी ज़ात ही कम हिम्मत है। इसका नाम हानिया है। 2-3 दिन पहले ही आई है। वालिद का इंतकाल हो चुका है। कहती है इसकी माँ की बीमारी के लिए पैसे चाहिए। मैंने रहम खाकर रख लिया, मगर तुम तो जानते हो गरीबों की औकात। मैंने इससे तुम्हारा जिक्र किया और कहा कि आज तुम्हारी दावत रखी है, कुछ तुम्हारे हिसाब से पकाए, लेकिन इसने 2 इतनी लंबी फेरिस बना डाली। फूफो ने इस महंगे खाने का क्रेडिट खुद लेने के बजाय इस गरीब हानिया पर तनकीद का भारी बोझ डाल दिया। मीर हैदर के चेहरे पर परेशानी और सवालों के साए घूमने लगे। एक गरीब और यतीम जो खुद गोभी के पराठे खाने की हैसियत रखती है, वो शाहकार बना सकती है? इसकी अमीराना आदत थी कि अच्छे काम का इनाम वो खुद दे। ये 7 साल का तजर्बा था। अरे फूफो, मैं हाथ धोने जा रहा हूँ, मीर हैदर ने बहाना किया। अपनी सियासी तबीयत को छुपाते हुए इसे कुछ इनाम तो देना ही चाहिए, आखिर मेहनत की है। इस बहाने के पीछे इसका असली इरादा इस खुशबू के राज को देखना था, इस मामूली मुलाजमा को देखना था जिसने इसके जायके के घमंड को तोड़ दिया था। हैदर के कदम किचन की तरफ बढ़े, जहां से बर्तन धोने की मध्यम आवाज आ रही थी। वो अंदर दाखिल हुआ। किचन का माहौल इस शानदार दावत से बिल्कुल मुख्तलिफ था। गर्म हवा में तेल और मसालों की तेज खुशबू थी और वहां बर्तन धो रही थी वो लड़की हानिया। मीर हैदर की नजरें इस पर पड़ते ही इसका वजूद पत्थर की तरह साकित हो गया। वो सरापा हुस्न था जिसे गरीबी और गुलामी की चादर में लपेटा गया था। शहद जैसी रंगत पर भूरी आंखें जो डरती हुई झुकी थीं, माथे से पसीना और लटें लटक रही थीं, जिन्हें वो बार बार कनपट्टी पर कर रही थी। इसका सादा लिबास पे इसके हुस्न को छुपा नहीं पा रहा था। मीर हैदर की नजरें इसके चेहरे से होते इसके जिस्म पर ठहर गईं। वहां जहां गरीबी और जवानी का मिश्रण था, इसके जहन में फूफो के तंज गूंज रहे थे। इस कल मोही, मगर इसकी नजरों में अब सिर्फ जुनून और कशिश थी। इसकी छोटी छोटी छातियां और निचले जिस्म को देखकर जो मासूमियत में डूबी थी, मीर हैदर का दिल पहली बार धड़क उठा। इसकी सांसों में एक अजीब सी तेजी थी। मीर हैदर इसे टुकटुकी बांधकर देखता रहा। बिना पलक झपकाए इसने ये जुनून सिर्फ महंगे शराब या तजर्बे के लिए महसूस किया था, किसी इंसान के लिए नहीं। हानिया ने मध्यम आवाज में सर उठाया। हैदर की गहरी सुलगती नजरें इसके सरापे को चीर रही थी। हानिया का चेहरा शर्म और खौफ से लाल हो गया। जी साहब, कुछ चाहिए आपको? इसकी आवाज कांप रही थी। इससे पहले कि हैदर कुछ बोलता, फुप्पो की तेज आवाज आई। वो किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। इन्होंने ये मंजर देखा, इनका मुंह खुले का खुला रह गया। इन्होंने हैदर को इस बेचारी हानिया को गौर से देखा और इनका शक यकीन में बदल गया। हैदर ने एक झटके में खुद को सामने खड़ा करके हानिया को अपने पीछे छुपा लिया, जैसे वो इसकी दौलत हो। फूफो के चेहरे पर रंजिश की स्याह चादर पड़ गई। फूफो, मैं इस लड़की हानिया से निकाह करना चाहता हूँ।
जब फुप्पो ने ये अल्फाज सुने तो उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। गजब खुदा का, मीर हैदर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस लड़की के घर वालों को 35 लाख देने के लिए तैयार हूँ, अभी इसी वक्त। हैदर ने जुनून से भरी नजरों से फुप्पो को देखा। जी हाँ फुप्पो, ये सब मेरी जिद है, इसकी हंसी, इसका हुनर और इसकी भोली सूरत। ऐसी चीज़ों पर खानजादों का पहला हक होता है। मैं कोई सदका या खैरात नहीं कर रहा, मैं तो कीमती हुस्न को खरीद रहा हूँ और मैं हुक्म दे रहा हूँ ये रिश्ता कल तक हो जाना चाहिए। मीर हैदर ने हानिया की तरफ घूमा। इसकी आंखों में वही सुलगता जुनून था। हानिया का वजूद अब खौफ से सख्त हो चुका था। हाँ हानिया, आज से तुम मेरी हो और कल से तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। हैदर के ये आखिरी अल्फाज कमरे में किसी धमाके की तरह गूंजे। किचन का दरवाजा अब मैदान जंग बन चुका था, जहां एक तरफ दौलत का गरूर था और दूसरी तरफ खानदान की रंजिश, और इन दोनों के बीच बेचारी हानिया, जिसका वजूद पत्थर की तरह साकित था। हानिया के सर के बाल से लेकर पैर तक एक सनसनी दौड़ गई। इसने खौफ से कांपते हुए हाथ उठाकर अपने गालों को छुआ, जहां अभी भी फुप्पो की तनकीद और हैदर का जुनून महसूस हो रहा था। इसे यूं लगा जैसे वो अब कोई इंसान नहीं रही, बल्कि कोई कीमती चीज है जिसे अमीर लोग पैसे के जोर पर हासिल कर लेते हैं। इसकी भूरी आंखें बेख्तियार आंसुओं से झलक उठी, जिन्हें छुपाने के लिए इसने सर नीचे झुका लिया, जैसे जमीन ही इसे अपने अंदर समो ले। ये क्या हज़ियान बक रहे हो हैदर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम आधी दुनिया घूम कर आए हो। खानजादा खानदान के वकार को तुमने देखा नहीं? इस कलमोही को तुम मलका बनाओगे? देखो तो इसका सरापा, ये चीथरों में रहने वाली, धूल में लिपटी हुई, इसकी औकात क्या है कि ये हमारी जायदाद की वारिस बने? तुम्हारे सियासी हरीफ क्या कहेंगे? लोग कल को तुम्हें बदनाम करेंगे, तुम्हारी पगड़ी उछालेंगे। क्या तुम रेहान खानजादा के असूल भूल गए? हमारा घर मसला हल करता है, मसले को बनाता नहीं है। इसके बाप को कौन जानता है? ये कौन है? मैंने तो इसे सिर्फ एक वक्त का खाना बनाने के लिए रखा था और तुम इसके गुलाम बनकर खड़े हो। फुप्पो के लहजे में जहर और हकारत दोनों शामिल थे। इनकी आवाज़ चीख बनकर कमरे की सर्द दीवारों से टकरा रही थी। फुप्पो खामोश। क्या मैंने कहा कि ये मोहब्बत है, या मैंने कहा कि कोई इश्क का सौदा है? ये मेरा फैसला और खानजादा खानदान के फैसले सियासी असूलों पर मबनी होते हैं, जज्बात पर नहीं। इसने एक कदम आगे बढ़ाकर हानिया को मजीद अपने हसार में ले लिया। हानिया के कंधे को इसके लोहे जैसी मुट्ठी ने जकड़ लिया था। लेकिन जब लोग देखेंगे कि मीर हैदर खानजादा ने, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े सियासी मुखालिफ थर थर कांपते हैं, इसने एक मजलूम यतीम को इसकी झूठी तनकीद से बचा कर इसे मुकाम दिया, तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे मीर हैदर एक रहमदिल हाकिम है, इससे मेरी सियासी साख आसमान पर पहुंच जाएगी। ये शादी सिर्फ एक कागज है फुप्पो, हमारी ताकत का इजहार है। मीर हैदर की आवाज में शिद्दत थी। हैदर की आवाज में शिद्दत थी। इसने हानिया के झुके हुए सर को उठाया ताकि वो फुप्पो की नफरत भरी नजरों का सामना करे। क्या मजाक है? ये सियासत नहीं, ये दीवानगी है। तुम इसकी खूबसूरती के पीछे अपना वकार दाव पर लगा रहे हो। तुम जिस तरह के इसे टुकटुकी बांध कर घूर रहे थे, मैंने सब कुछ देख लिया। तुम्हें इसके कमाल का कोई ख्याल नहीं, तुम्हें तो सिर्फ इसके कच्चे जिस्म से गर्ज है। तुम एक मुलाजमा को लाकर मेरे खानदान की वारिस बनाने चले हो। ये लड़की गुलाम है और गुलाम मेरे बराबर नहीं बैठते। तुमने देखा नहीं वो कैसी है? सुस्ती दो कोड़ी की। इसके बदन पर नशीली जवानी के सिवा कुछ नहीं। वो सिर्फ जल्दी इस्तेमाल होने वाले खिलौने के लायक है, तो फिर इससे निकाह करने की क्या जरूरत है? फुप्पो ने इस बार हानिया की शख्सियत पर नहीं, बल्कि इसकी जिनसी कशिश पर हमला किया ताकि हैदर को शर्मसार कर सके। हानिया ने हिम्मत करके अपने कामते लबों को खोला। इसकी आवाज हिचकियों में डूब कर निकली। साहब, मैं आपकी मलकियत नहीं हूँ, मुझे ऐसे रहने दे, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। हानिया के आंसू हैदर के इस सख्त बाजू पर गिरे, मगर इस सर्द दिल पर कोई असर ना हुआ। इसने हानिया की कमर को और मजबूती से जकड़ लिया। अब जब खानजादा खानदान के इकलौते वारिस ने तुम्हें देख लिया है हानिया, अब तुम आज़ाद नहीं हो सकती। तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई, सबको इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा, अच्छा इलाज मिलेगा, लेकिन तुम मेरी बीवी बनोगी। ये तुम्हारा इनाम नहीं, ये मेरी खरीद है, और तुम अपने कच्चे जिस्म से मेरी सियासी ताकत का इजहार करोगी। इसने फुप्पो की तरफ देखा। इसकी नजरों में फातेह की चमक थी। और फुप्पो,
आज से ये लड़की मेरी मनकूहा बनेगी, इसे नौकरानी की तरह हाँकना या बुरा भला कहना मना है। ये मेरा हुक्म है, इसका हुनर मेरे काम आएगा, इसकी मासूमियत मेरी सियासत के काम आएगी, और इसका जिस्म सिर्फ मेरा है। फूफो की सारी नफरत और गुस्सा इस वक्त आंसू में तब्दील हो गया। वो हाथ मलकर वहां से चली गई। इन्हें शिकस्त हो चुकी थी, क्योंकि ताकत हमेशा इखलाकियात पर भारी होती है। हानिया की भूरी आंखें बेबसी से फटी रह गईं। वो जान गई कि इसकी माँ की बीमारी और गुर्बत ने इसे मीर हैदर के ताकतवर पिंजरे में डाल दिया था। वो एक इंसान से एक मसले में तब्दील हो चुकी थी, जिसे मीर हैदर अपने सियासी खेल के लिए हल कर रहा था। इसकी हिचकियों ने किचन के माहौल में एक खौफनाक सन्नाटा भर दिया। फुप्पो के जाने के मीर हैदर और हानिया एक तपती खामोशी और सर्द हवा के दायरे में तन्हा थे। हानिया का वजूद अब भी लर्ज रहा था। वो सहमे हुए परिंदे की तरह एक कोने में खड़ी थी, जबकि हैदर फातिहाना अंदाज में इसके सामने खड़ा अपनी जीत का जायजा ले रहा था। इसकी गहरी सुलगती नजरें हानिया के डर और बेबसी को नोच रही थी। इधर आओ हानिया, रो मत, ये आंसू तुम्हारे किसी काम के नहीं, और ना ही मुझे ऐसे कमजोर लोग पसंद हैं। अब हम जरूरी बात करेंगे। तुम समझती हो कि ये शादी क्या है? हानिया के पास हिम्मत नहीं थी कि वो बोल सके। इसने सिर्फ नफी में सर हिलाया। इसकी पलकें अब भी आंसुओं के बोझ से झुकी हुई थी। ये शादी नहीं है हानिया, ये मीर हैदर खानजादा के नाम एक मुआहदा है, एक सियासी बाजी। मैंने तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती की वजह से नहीं चुना, मैंने तुम्हें तुम्हारी गुर्बत की वजह से चुना है, तुम्हारी मासूमियत की वजह से। तुम खानदान की शतरंज पर एक मोहरा हो। तुम दुनिया को ये बताओगी कि खानजादा खानदान सिर्फ अमीरों से नहीं मिलता, बल्कि मजलूमों को भी अपनाता है। इससे मेरी इज्जत, मेरी सियासी साख आसमान छू लेगी। इसने अपना भारी सर्द हाथ हानिया के कांपते कंधे पर रखा। इसका लम्स एक वादा नहीं, एक कैद था। तुम इस घर में मलका की तरह रहोगी, महंगे लिबास पहनोगी, नौकर तुम्हारे सामने झुकेंगे, तुम्हारी माँ को बेहतरीन इलाज मिलेगा, तुम्हारे भाई की तालीम के लिए मैं खुद जिम्मेदार होऊंगा। इसके बदले में बस एक शर्त है। क्या शर्त साहब? शर्त यह कि तुम हमेशा मेरी रहोगी, और तुम कभी ये दावा नहीं करोगी कि तुम मीर हैदर की मोहब्बत हो, तुम सिर्फ मेरी मलकियत हो। जब मैं तुम्हें बाहर ले जाऊं, तुम सजी संवरी हुई तस्वीर बनोगी। जब हम तन्हा हो, तुम मेरी गुलामी करोगी। तुम्हें लिबास से लेकर बातचीत तक हर चीज मेरे हुक्म की पाबंद रखना होगी। अगर तुमने कभी मुखालफत की या बाहर किसी को भी ये बताया कि तुम्हारा मेरे खानदान से हकीकी ताल्लुक क्या था, तो याद रखना तुम्हारी माँ और भाई दोनों के लिए सड़क ही तुम्हारा आखिरी ठिकाना होगी। क्या तुम समझती हो हानिया? हैदर के अल्फाज जहर में बुझे हुए तीर थे जो हानिया के दिल में पेवस्त हो गए। इसे इस वक्त अपने मरे हुए बाप और मुर्दा जमीर वाले रिश्तेदारों की याद आई, जिन्होंने गुर्बत के सिवा कुछ नहीं दिया। आप ये निकाह क्यों कर रहे हैं? मैं गुलाम हूँ, मैं सिर्फ बर्तन धोने के लायक हूँ। मैंने आपकी दावत बनाई, आप मुझे पैसे दे दीजिए। मैं ये जिंदगी नहीं जी सकती जहाँ मैं किसी की मलकियत बनकर रहूँ। हानिया के दिल से पहली बार जोरदार एहतजाज निकला। इसकी आंखों में आंसू जम गए थे और इनमें नाउमीदी का साहिल नजर आ रहा था। तुम्हारी आज़ादी हानिया, तुम्हारी इस भोली सूरत पर लिखी हुई है। तुम मासूम हो, कमज़ोर हो, और तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है। तुम्हारी माँ की ज़िंदगी को तुम 2 लाख रुपए में भी खरीद सकती। मैं तुम्हें इस कैद के बदले लाखों दूंगा, जो तुम्हारी माँ की जिंदगानी की जमानत होगी। बस याद रहे कि तुम्हें मेरी मर्जी के मुताबिक चलना होगा। मैं अपनी बिजनेस सर्कल में तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। हैदर ने ठीक वही चाल चली जो खानजादों का पुराना हथियार था। इसने अपने पर्स से कुछ नोट निकालकर हानिया के कदमों में फेंक दिए, जैसे वो चीथरे हों। ये एडवांस है, जाकर देखो। क्या ये तुम्हारी माँ का इलाज है, या तुम अभी भी अपनी खुद साख्ता वकार की ऊंची दीवार पर खड़ी हो? हानिया ने झुककर इन कागज के टुकड़ों को देखा, जो इसके लिए सिर्फ पैसे नहीं बल्कि उम्मीद की आखिरी किरण थी। इसकी आंखें बंद हो गई। माँ का बीमार चेहरा, इसके भाई की भूख और खुद की बेबसी, ये सब मीर हैदर के ताकतवर मुआहदे से ज्यादा भारी थे। हानिया अपना सर आहिस्ता से झुकाकर बोली, मैं तैयार हूँ। मैं आपकी शर्तें मानती हूँ। मैं अब से आपकी मलकियत हूँ। इसकी आवाज एकदम मध्यम सरगोशी में तब्दील हो गई, जैसे इसकी रूह ने शिकस्त तस्लीम कर ली हो। हैदर इसके झुकने पर एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ बोला, बहुत खूब, तुम एक अच्छी गुलाम बनोगी। अब जाकर मेरी फूफो से मिलो। तुम्हें नौकरों के जरिए एक कीमती लिबास भिजवाया जा रहा है।
कल सुबह हम तुम्हारा निकाह करेंगे। ये मीर हैदर खानजादा की आखिरी ख्वाहिश है और याद रखना, तुम आज से मेरी इज्जत हो जिसे दुनिया को दिखाना है। हानिया बेजान कदमों से वहां से निकली। इसने अपने वजूद के टुकड़े होते महसूस किए। कीमती लिबास का इंतजार था। इसकी मासूमियत और जायका आज खानजादों के सियासी कैदखाने की बुनियाद बन चुका था। दूसरे दिन शाम का वक्त था। आसमान पर सूरज गायब हो चुका था और खानजादा पैलेस की हर खिड़की से महंगी रोशनी छन कर बाहर आ रही थी। पिछली रात का तारीख मुआदा हो चुका था और अब हानिया अपने नए किरदार के साथ इस सोने के पिंजरे में कदम रखने वाली थी। हैदर के मुलाजमीन हानिया को जबरदस्ती इसकी झोंपड़ी से लेकर आए थे। इसके बदन पर अब वो चीथड़े नहीं थे बल्कि नरम और कीमती रेशम का अरूसी जोड़ा था। गोल्डन लेस और कढ़ाई वाला ये लिबास इसके शहद जैसे रंगत पर गैर फितरी लग रहा था, जैसे किसी मासूम गुलाब को पत्थर पर सजा दिया गया हो। इसके कानों में भारी झूमर थे मगर इसकी भूरी आंखों में अब भी गुर्बत और खौफ का गहरा बोझ था। जब वो हवेली के वसी हॉल में दाखिल हुई तो इसे यूं लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। हॉल में नफीस सोफे, शमादान और बड़े कद की तस्वीर लगी थी जो इस खानदान की दौलतमंदाना गरूर की अक्कासी कर रही थी। हॉल में खानदान की औरतें मौजूद थीं। मीर हैदर की ताइयां और चचियां सबने महंगे जेवरात और लिबास पहने हुए थे और सबकी नजरों में जहरीली नागवारी और सख्त तनकीद थी। वो सब हानिया का इंतजार कर रही थी, इस दो कोड़ी की मुलाजमा का जिसे इनके नवाबजादे ने सियासी मोहरे के तौर पर खरीद लिया था। बड़ी दाई नाक चढ़ाकर दबी हुई आवाज में बोली, आ गई मनहूस। इसे लाकर हॉल के बीचों बीच खड़ा कर दिया जैसे ये कोई खूबसूरत आर्ट पीस हो। बेटे ने तो खानदान की इज्जत पर कीचड़ डाल दिया, मगर तुम लोग देखो तो जरा किस हकारत से चल रही है। इसके बदन की भूख और मासूमियत तो साफ नजर आ रही है। छोटी चची जलन आमीज लहजे में बोली, इसके कपड़े तो देखो, लाखों का जोड़ा है जो मेरे बेटे की बहू के लिए भी किया था। इस घटिया के जिस्म पर ये रेशम ऐसे लग रहा है जैसे खटमल ने रेशम की चादर ओढ़ ली हो। इसकी मां ने इसे तमीज भी नहीं सिखाई कि अमीरों के सामने झुककर खड़े होते हैं। तुमने सही कहा छोटी, इसकी औकात तो किचन की है। शहर में शोर मचा हुआ है कि हैदर ने गरीबी को अपना लिया। अफसोस, मलकियत सिर्फ जिस्म की खरीद है। जब तक इसकी माँ जिंदा है तब तक ये बिकेगी और जब वो मर गई तो ये खुद बाहर हो जाएगी। बड़ी ताई ने तंग कर कहा। हानिया हॉल के बीचों बीच साकित खड़ी थी। इसकी जहर आलूद गुफ्तगू इसके कानों में बार बार गूंज रही थी। इसने अपने लबों को सख्ती से भींच रखा था। आंसू अंदर ही जज्ब हो रहे थे क्योंकि वो जानती थी कि इस हॉल में आंसू की कोई कीमत नहीं है। वो पत्थर की मूरत बनने की कोशिश कर रही थी जैसे हैदर ने हुक्म दिया था। इसने हौसला करके अपनी भूरी आंखें उठाई और सामने की दीवार को देखने लगी जैसे वो इन खवातीन के वजूद को तस्लीम ही नहीं कर रही थी। अचानक दीवान खाने का दरवाजा खुला और मीर हैदर अंदर दाखिल हुआ। इसके कदमों में ठहराव था। इसके चेहरे पर वही सर्द बेतासुर अंदाज था। इसने फौरी तौर पर हॉल में मौजूद कुशीदगी को भांप लिया। इसने एक सेकंड के लिए हानिया को देखा, फिर अपनी ताइयों की तरफ जिनके चेहरों पर अब भी हकारत की चमक बाकी थी। हैदर आवाज में बर्फीली सख्ती थी। आप सबकी तबीयत कैसी है? मुझे उम्मीद है कि आप सबको रात की दावत पसंद आई होगी। बड़ी ताई मासूम बनकर कहा, हम तो खैरियत से हैं बेटे, बस इस नई लड़की को देखकर हैरान है। ये इतनी खूबसूरत कैसे है? हमारी आंखों में तो यकीन नहीं आ रहा कि खानजादों ने। हैदर इनकी बात काटते हुए सर्द लहजे में बोला, मेरे खानदान को हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ कोई हुस्न का मुकाबला मुनक्किद नहीं कर रहा। मैं यहाँ एक ऐलान के लिए आया हूँ। इसने आहिस्ता चलकर हानिया के करीब आया और इसके लड़ते कंधे पर अपना हाथ रखा, इस अंदाज में जैसे वो अपनी मलकियत को दिखा रहा हो। हानिया मुर्दा नजरों से इसे देखने लगी। इसे हानिया आज से मीर हैदर खानजादा की है। आज से ये इस घर की इज्जत है। जिस वकार और तमीज की उम्मीद आप सब मुझसे रखती हैं, वही तवक्को मुझे इस लड़की से है। आइंदा इसके लिबास, इसके माजी या इसके खानदान के बारे में कोई बात नहीं करेगा। इसका काम आप सबको दौलत नहीं बल्कि खानजादा खानदान की खोई हुई साख को वापस दिलाना है। ये मेरा हुक्म है। अगर किसी ने इसकी इज्जत पर हमला किया तो वो मेरे और मेरी सियासत पर हमला होगा। हैदर ने गहराई में सांस ली। इसके अंदरूनी खौफ को इसकी सर्दी ने छुपा रखा था। ताकत के इस बेरहम खेल में हानिया इसका पहला मोहरा थी और वो इसे शिकस्त नहीं खाने दे सकता था।
خواتین کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی، مگر حیدر کے سرد روب کے آگے وہ بے بس تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس سیاسی شادی میں اصلی بازی ہانیہ نہیں بلکہ حیدر کا غرور ہے۔ شہر کے سب سے بڑے قاضی نے نکاح پڑھا دیا تھا، ایک جلدی اور سرد تقریب میں، جہاں میر حیدر نے 3 بار قبول کہا، لیکن ہانیہ کے لبوں سے نکلا ہوا اقرار اس کے دل میں ایک نوکیلے تیر کی طرح چبھا۔ وہ شادی کی رسم نہیں تھی، وہ غلامی کا قانونی معاہدہ تھا جسے ایک خانزادہ خاندان کی عزت کے نام پر ختم کیا گیا تھا۔ ہانیہ آہستہ مگر سنائی دینے والی آواز میں بولی، بوا، باورچی خانہ کہاں ہے؟ مجھے پانی چاہیے، میں پی کر آتی ہوں۔ اس مدھم آواز نے پورے دیوان خانے کو ہلا کر رکھ دیا۔ خاندان کی خواتین کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ یہ عروسی لباس میں ملبوس عورت ملکہ بننے کے بعد کچن کا راستہ پوچھ رہی تھی۔ یہ صحیح تمسخر تھا۔ بڑی تائی ہنس کر نفرت سے بولی، دیکھا حیدر، خون بولتا ہے، کل موہی، لاکھ روپے کے جوڑے میں بھی اس کا ذہن روکھی ہانڈی میں اٹکا ہے۔ جاؤ لے جاؤ اسے، اس کی اوقات اس سے زیادہ نہیں ہے۔ حیدر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ہانیہ کے اس عمل نے اس کی سیاسی کھیل کو کمزور کر دیا۔ اسے لگا کہ ہانیہ نے جان بوجھ کر یہ شرمندگی دی ہے۔ حیدر تیز غصے میں مریم بوا سے کہا، مریم بوا، اسے باہر گیسٹ ونگ کے آخری کمرے میں لے جاؤ، وہاں اس کا بستر لگوا دو، وہ وہیں رہے گی اور کسی کو بھی اس کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ خبردار، اگر کسی نے کچن کی طرف دیکھا بھی، یہ ملکہ آج سے میری ذاتی قید میں رہے گی۔ حیدر نے گیسٹ ونگ کا آخری کمرہ چنا جو نوکروں کے کمروں کے قریب تھا، تاکہ خاندان کو یہ بات یاد رہے کہ ہانیہ ان میں سے نہیں، یہ صرف میر حیدر کا اثاثہ تھی۔ ہانیہ چپ چاپ مریم بوا کے پیچھے چل پڑی۔ اس نے پلٹ کر حیدر کو نہیں دیکھا۔ اس کے دل میں شکست کے ساتھ ساتھ میر حیدر کے طاقتور غرور کو توڑنے کی چھوٹی سی چنگاری بھی سلگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس جگہ پر برتن دھونے سے زیادہ نفرت کوئی پیدا نہیں کر سکتی۔ دیر رات جب خانزادہ حویلی کے وسیع دیواروں پر گہری خاموشی چھا چکی تھی، میر حیدر بغیر دستک دیے ہانیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہانیہ غصے اور حقارت سے بھرے رسمی جوڑے میں بستر کے کنارے پر پتھر کی طرح بیٹھی تھی جو ابھی بھی اتارا نہیں گیا تھا۔ وہ دور دراز کمرہ جو نوکروں کے حصے سے لگا تھا، ان دونوں کی اجباری زندگی کا قید خانہ بن چکا تھا۔ حیدر کے چہرے پر شدید غصہ تھا، جس کی وجہ شام کو دیوان خانے میں ہوئی ہانیہ کی سرعام نافرمانی تھی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور کمرے میں ایک طاقتور خطرناک ماحول پیدا ہو گیا۔ کیا تم نے جان بوجھ کر یہ کیا تھا ہانیہ؟ کیا تم مجھے ذلیل کرنا چاہتی تھی؟ تمہیں کس نے حق دیا کہ میری خریدی ہوئی عزت کو تم خود کچن میں بیچ دو؟ کیا تم بھول گئیں کہ تمہارا معاہدہ کیا ہے؟ اگر تمہیں پیاس لگی تھی تو تم کسی نوکرانی کو بول سکتی تھی کہ وہ تمہیں پانی لا کر دے۔ تمہیں کچن کا راستہ سب کے سامنے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہانیہ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں اب خوف کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی چمک تھی جو مخالفت کی تھی۔ میں نے کوئی سرعام نافرمانی نہیں کی، میں نے اسے وہ کیا جو میری حیثیت ہے اور جو ہمارے رشتے کی سچائی ہے۔ حیدر تیز تمسخر سے بھرپور لہجے میں بولا، اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیا تم میر حیدر کی بیوی نہیں ہو؟ وہ ملکہ جسے میں نے صرف اپنی سیاسی طاقت کے لیے خریدا ہے۔ تمہیں لاکھوں کے کپڑے پہنائے گئے ہیں اس خاندان کی عزت کو سنبھالنے کے لیے، اور تم خود کو کچن کی ملازمہ بنا رہی ہو۔ کیا تمہیں اپنے خاندان کی ذلت کا ذرا بھی خیال نہیں؟ ہانیہ کھڑی ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں نے ہاں کہا تھا کیونکہ میرے پاس میری ماں کی زندگی تھی۔ مجھے ملکہ بننے کا کوئی شوق نہیں۔ میں آپ کی بیوی نہیں، میں آپ کی قیدی ہوں، اور ایک غلام کا اصل مقام کچن ہی ہوتا ہے۔ جب آپ کی تائیاں اور چچیاں مجھے گالی دے رہی تھیں، مجھے کلموہی اور ذلیل کہہ رہی تھی، تو کیا آپ نے میری عزت کی حفاظت کی تھی؟ نہیں، آپ نے صرف اپنے سیاسی نام کو صاف کیا تھا۔ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے جکڑ لیا۔ تمہاری زبان بہت لمبی ہو گیا ہانیہ، تم بھول رہی ہو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ تم مجھے سکھاؤ گی کہ عزت کیا ہوتی ہے؟ تمہاری اصلی عزت تو اس بستر پر ہے جسے میں نے خریدا ہے، اور اگر تم نے دوبارہ اس جھوٹے وقار کی اونچی دیوار بنانے کی کوشش کی تو میں تمہیں وہیں سڑک دوں گا جہاں تمہاری ماں کی بیماری نے تمہارے آنسو خشک کر دیے تھے۔ اس کے لوہے جیسی گرفت ہانیہ کی کلائی پر مزید سخت ہو گئی۔ ہانیہ درد کے باوجود اپنی بات پر اڑ کر بولی، آپ میرے جسم کو خرید سکتے ہیں صاحب، مگر آپ میری روح کو غلام نہیں بنا سکتے۔ میں نے آپ کی شرطیں مانی ہیں، اخلاقیات نہیں۔ میں وہاں جا کر انہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ اپنا کام خود کرنا کوئی ذلت آمیز حرکت نہیں ہے۔ میر حیدر اس کی حیرت انگیز جرأت اور سچائی پر چونک گیا۔
ये कमजोर गरीब लड़की अपने अंदर अजीम बगावत लिए खड़ी थी। ये मज़ाहमत इसके तकब्बुर और ताकत को चैलेंज कर रही थी और इससे ज्यादा इसकी मर्दानगी को उकसा रही थी। हैदर इसके करीब आकर इसका चेहरा अपने हाथ में लिया। आवाज गहरी और खतरनाक आवाज में बोला, बहुत हो गई गुफ्तगू हानिया, सियासत और एहसासात दिन के वक्त की बात है। इस कमरे में सिर्फ एक कानून चलता है और वो हूं मैं। इसे नजरें हानिया के सरापे पर जमा दी। वो महंगा जोड़ा इसकी नशीली जवानी को मजीद उभार रहा था। शाम को फूफो ने जिस कच्चे जिस्म का जिक्र किया था वो अब सर्द कमरे में हैदर की मलकियत के तौर पर खड़ा था। तुमने कहा था कि तुम मेरी मलकियत हो, है ना? तो अब तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। तुम्हारा काम सिर्फ दीवान खाने में खड़े रहना नहीं है। इस निकाह की पहली शर्त पूरी होनी चाहिए। तुम्हें ये याद रखना होगा कि ताकत का आखिरी मुकाम कहाँ है। हैदर ने जोर से हानिया के दोनों कंधों को दबा लिया। इसका कुर्ब हानिया के लिए हवा का बंद हो जाना था। हानिया की खौफ से आंखें फटी हुई थी। लड़ती हुई सरगोशी में बोली, नहीं साहब, मैं आपसे खौफजदा हूँ। मैंने मलकियत कहा था, मगर मैं ये कीमत। हैदर इसकी बात काट कर गालिब लहजे में बोला, इस कमरे में तुम्हारी मर्जी नहीं हानिया। ये वही कीमत है जिसके बदले तुम्हारी माँ को जिंदगी मिलेगी, और अगर तुमने इनकार किया तो मैं खानजादा खानदान की इज्जत के नाम पर सारा मुआहदा तोड़ दूंगा। तुम्हारी माँ का इलाज, तुम्हारे भाई की तालीम, सब खत्म हो जाएगा। अब बोलो, क्या तुम अपने खानदान की जिम्मेदारी उठाती हो या अपने झूठे वकार को? हानिया के दिल में एक तारीक लहर उठी। इसे महसूस हुआ कि वो खौफनाक जाल में फंस चुकी है, जहां इसका जिस्म ही इसकी वाहिद करेंसी है। इसके जिस्म से जान निकल रही थी, मगर माँ की मोहब्बत ने इसे जबरदस्ती खड़े रखा। हानिया आंसू में डूबी सिसकियां लेती हुई बोली, मैं कबूल करती हूँ, मैं आपकी कैदी हूँ। हैदर के चेहरे पर एक सर्द फतामंद मुस्कुराहट उभरी। इसने अपना हुक्म और ताकत साबित कर दी। अब इस मलका को इसका अंजाम मिलना था, जिसके पीछे लाखों रुपए की सियासी बोली लगाई गई थी। रात भर के जुल्म के बाद मीर हैदर ने बेख्वाबी की चादर में लिपटा हुआ सुबह के मध्यम जाले में जागा। इसके जिस्म में मर्दाना थकन थी, मगर इसके जहन में फतह का कोई एहसास नहीं था। इसके बजाय इसके दिल पर एक भारी बोझ था जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा था, जिसमें हानिया की टूटी हुई सस्कियां भी दब गई थी। मीर हैदर ने गौर से हानिया को देखा, जो चुपचाप दूसरी तरफ रुख किए लेटी थी। इसका अरूसी लिबास अब बिखरा हुआ था और इसका वजूद किसी बेजान जिस्म की तरह लग रहा था। हैदर ने हजारों लोगों को सियासी मैदान में तोड़ा था, मगर किसी की रूह की शिकस्त ने इसे आज तक इस कदर तकलीफ नहीं दी थी। हैदर ने हिम्मत करके सर्द आवाज में कहा, जो इसकी खुद पर हैरत का इजहार थी, हानिया, क्या तुम ठीक हो? हानिया हिले नहीं। वो जख्म जो इससे मिले थे वो सिर्फ जिस्मानी नहीं थे, बल्कि रूहानी थे। आखिरकार इसने आहिस्ता से करवट ली और खोखली नसों से हैदर को देखा। इसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक जमू था जो हैदर की ताकत को चैलेंज कर रहा था। हानिया आहिस्ता मगर तल्ख लहजे में बोली, क्या मैं जिंदा हूँ, या आप सिर्फ ये तस्दीक कर रहे हैं कि मैं आपका मुआहदा पूरा हो गया साहब? इस बेरंग लहजे में ऐसा तीखा इल्जाम था जो मीर हैदर के ताकतवर गरूर को भी काट गया। इसकी बात से साफ जाहिर था कि वो सिर्फ एक माल थी और अब वो माल की तरसील हो चुकी थी। हैदर खुद को संभालते हुए बेचैनी से बोला, ये कैसी फजूल बातें कर रही हो? तुम मेरी बीवी हो और ये निकाह है, तुमने कबूल किया था। तुम्हारी माँ और भाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, सोना दूंगा, हवेली दूंगा। मैंने तुम्हें जलील नहीं किया, मैंने तुम्हें महफूज किया है। हानिया एक तल्ख मुस्कुराहट से बोली, इज्जत, महफूज? आप अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो असल हकीकत को छुपा नहीं सकते। आपने मुझे महफूज नहीं किया साहब, आपने मेरी बेबसी को खरीदा है। और निकाह दो रूहों का होता है, दो ताकतों का नहीं। आपने मेरे जिस्म को सियासी आला बनाया है और इसकी कीमत मैंने रात भर अदा की है। अब मुआहदा मुकम्मल है। हानिया ने अपने तकिए के नीचे से हैदर के दिए हुए कुछ रुपए निकालकर आहिस्ता से सामने मेज पर रख दिए। ये लीजिए, ये आपका एडवांस है, आपका काम हो गया। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मेरी माँ का इलाज आपके पैसे से नहीं, मेरी रूह की कीमत से होगा। अब आप जा सकते हैं। ये सरी इनकार, ये पैसा वापस करने का इकदाम मीर हैदर के लिए हजारों गालियों से ज़्यादा बड़ा धचका था। वो जिस औरत को गुर्बत के जोर पर घुटने टेकने पर मजबूर करा था, वो आज इसके पैसे को हकारत से ठुकरा रही थी। हैदर गुस्से और जिल्लत से आंखें लाल करते हुए बोला, तुम बगावत कर रही हो हानिया, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। तुम जानती भी हो कि इसकी क्या सज़ा हो सकती है। तुम्हारी माँ, तुम भूल रही हो कि तुम्हारी माँ। हानिया ने इसे काट कर अब आवाज़ में कोई खौफ नहीं था,
सिर्फ बेहसी थी। वो बोली, वो याद है, और आप जो कुछ भी मेरी माँ की ज़रूरत है वो आपको बतौर कर्ज वापस कर दूंगी, एक एक पैसा, और इस आखिरी रात की कीमत मैं आपको कभी नहीं दूंगी। आप और मैं, हम खामिद और बीवी नहीं है साहब। आप कैद खाने के मालिक हैं और मैं आपकी कैदी, और कैदी की इज्जत फरोख्त नहीं होती, छीनी जाती है, और छीनी हुई चीज़ पर मलकियत नहीं होती, जुल्म होता है। मीर हैदर का चेहरा सख्त हो गया। इसने अपने कपड़े पहने, इसके हाथ बेचैनी से लर्ज रहे थे। इससे पहली बार एहसास हुआ कि इसने कमज़ोर औरत को नहीं बल्कि एक इखलाकी पहाड़ को छू लिया है जिसे वो पैसे या ताकत से तोड़ नहीं सकता था। हैदर दरवाजे की तरफ जाते हुए आखिरी वार कर गया था। ठीक है हानिया, अगर तुम कैदी हो तो तुम्हें कैदों की तरह रहना होगा। तुम्हारा कमरा तुम्हारा जहन्नुम होगा। तुम इस हवेली की मलका नहीं, मेरे झूठ का आईना हो। और याद रखना, तुम्हारी माँ की आखिरी सांस तक तुम मेरे सामने झुकी रहोगी। मीर हैदर ने गुस्से से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसका ताकतवर जिस्म हवेली की सर्द गलियारियों में चल रहा था, मगर इसकी अना और गरूर हानिया के टूटे हुए कमरे में शिकस्त खा चुका था। हानिया चुपचाप लेट गई। इसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं था। वो जानती थी कि जिलड़ का गुस्सा और इसकी इखलाकी सच पर फतह नहीं कर पा सकता। अब इसकी जंग बैरूनी नहीं थी बल्कि अंदरूनी थी। मीर हैदर के सर दरवाज़ा बंद करने के बाद हानिया के कमरे में खुद को पूरा तन्हा पाया। कमरा बाहर से बंद था, जो इस बात की तस्दीक थी कि वो वाकई कैदी है। वो शिकस्त खुर्दा थी, मगर इसके दिल में एक अजीब सकून था कि इसने रात भर की अजियत की कीमत कबूल नहीं की। इसने हैदर का पैसा ठुकरा कर अपनी रूह की इखलाकी सच्चाई को जिंदा रखा था। जब शाम का अंधेरा गहरा होने लगा तो दरवाजे पर दस्तक हुई, जो कि नौकरों की नहीं बल्कि खानजादा खानदान की मालका की थी। दरवाज़ा खुला और सामने फुप्पो और बड़ी ताई दोनों खड़ी थीं। हैदर की वालदा का इसकी बचपन में इंतकाल हो गया था और मीर हैदर को इसकी ताई ने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन इनको भी हैदर ने इस बात का इख्तियार नहीं दिया था कि वो इनकी ज़िंदगी के फैसलों में मुदाखलत करें। इनके चेहरों पर इस वक्त नफरत और नई साजिश की चमक थी। मीर हैदर के गुस्से में बाहर जाने की खबर हवेली में बिजली की तरह फैल चुकी थी। बड़ी ताई ने एक बुरा सा मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, हमारी नई मलका, क्या पुरसुकून जगह चुनी है तुमने रहने के लिए। ये तो नौकरों के कमरे से भी ज्यादा दूर है। सुना है हैदर मियाँ सुबह बड़े गुस्से में गए हैं, जैसे कच्चा माल वैसा ही फीका जायका निकला। फूफो हाथ में एक ताकतवर कानूनी कागज थामे हुए थे। हमें मालूम था एक रात की मेहमान, ये तो खानजादों का इस्तेमाल होना था। बड़े नाम की लड़कियों को हैदर बीवी बनाता है, ना कि दाल रोटी खाने वाली तुम जैसी कलमोहियों को। फूफो ने हकारत से हानिया के इर्द गिर्द का जायजा लिया, जो अभी भी शादी के लिबास में बैठी थी। तुमने क्या सोचा था, बिस्तर गर्म करोगी और मलका बन जाओगी? हैदर मियाँ को ये सारी बातें तुम्हें जलील जुबान ने बता दी होंगी। तुमने इस खानदान का वकार छुआ नहीं बल्कि इसे आग लगाई है। बड़ी ताई आगे बढ़कर तन से बोली, देखो हम तुम्हारी भलाई के लिए आए हैं। ये निकाह तुम्हारे लिए सियासी ड्रामा था, अब ये ड्रामा ख़त्म हो गया। ये कानूनी कागज़ है, इस पर दस्तखत कर दो। इसमें तहरीर है कि तुम तलाक के बाद खानदान की किसी जायदाद पर दावा नहीं करोगे। हम तुम्हें 5 लाख दे देंगे, तुम्हारी माँ का इलाज हो जाएगा। खामोशी से यहाँ से चली जाओ। हानिया की आंखों में अपने आंसू थे और ना ही कोई इल्तिजा। इसने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो कागज़ फाड़कर फूफो के कदमों में फेंक दिया। इसका यह अमल इतना सर्द था कि फूफो भी हैरान रह गई। ये कागज़ किसी काम का नहीं है। फूफो गुस्से से कांपते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम होश में हो? तुम मेरे सामने बगावत कर रही हो? हानिया ने इनकी आंखों में देखकर बोली, मैं बगावत नहीं करी, मैं हकीकत बता रही हूँ। मीर हैदर साहब ने मुझे कहा था कि मैं कैदी हूँ और कैदी को माली मुआवजा नहीं मिलता, मालिक की रजा मिलती है। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी जहाँ से आप मुझे भेजना चाहती हैं, और मैं इस खानदान की इज्जत को इस तरह नीलाम नहीं होने दूंगी। बड़ी ताई चौंक कर बोली, कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं? हानिया ने अपने सर को झुका लिया जैसे वो सच्चाई पर मोहर लगा रही हो। शर्म इस वक्त ख़त्म हो गई जब मैंने मीर हैदर साहब के हुक्म के बदले अपनी माँ की ज़िंदगी को चुना। आप लोग मुझे नौकरानी कहते हैं तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं मलका बनने की कोशिश नहीं करूँगी। आप सबको शिकायत थी कि मेरे हाथों में तेल की बू आती है। हानिया ने उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। बोली, मैं मीर हैदर साहब के आने के लिए ज़रूरी हूँ, लेकिन इस घर के लिए मैं नकारा नहीं। बुआ को कहिए आज रात का खाना मैं खुद बनाऊंगी। अमरीकी जायका या देसी, वो खाना होगा जो इस खानदान ने कभी नहीं खाया होगा। ये गुलाम की खिदमत होगी, मलका की नहीं।
फुप्पो और ताई का गुस्सा अब हैरत और शदीद हकारत में बदल चुका था। वो सुनना नहीं चाहती थी कि वो कल मोही दोबारा किचन में आए। फुप्पो चीख कर बोली, बकवास बंद करो, तुम्हें किचन में कदम नहीं रखने दिया जाएगा। तुम यहाँ सुनवाई के लिए हो, खिदमत के लिए नहीं। हैदर ने कहा था कि तुम मेरी कैद में हो। हानिया इनकी चीखों को नजरअंदाज करके मरियम बुआ से बोली, बुआ मुझे किचन तक ले चलो। अगर मैं मीर हैदर की मलकियत हूं तो मेरी मलकियत को कारामद होना चाहिए। मेरे हुनर की कीमत तो मैं इस घर को दूंगी। ये मेरा पहला और आखिरी इखलाकी दिफा है। फुप्पो गुस्से में कपकपाती रही। ताई की आंखें चमक रही थीं जैसे इन्होंने नया तमाशा देख लिया हो। इनकी साजिश खुद इनके गले पड़ गई थी। हानिया बेहिसी के साथ इस इंतकामी कदम की तरफ बढ़ गई। फुप्पो ने गुस्से से अपना सर पीटा और हवेली के अंदर चली गई। नई साजिश का वादा करती हुई हानिया चुपचाप खड़ी रही। इसने दौलत, ताकत और इज्जत की जंग हार दी थी, मगर इसने इखलाकी मैदान में खुद को जिंदा रखा था। अब इसका हथियार इसका हुनर था जिसने मीर हैदर को कैद किया था और जो अब इस घर को जेर कर सकता था। हानिया का इंतकामी फैसला यानी खाना पकाना हवेली में आग की तरह फैल गया। फुप्पो और बड़ी ताई का गुस्सा इस बात पर नहीं था कि हानिया ने इज्जत मांग ली, बल्कि इस बात पर था कि इसने जिल्लत को अपना हथियार बना लिया था। हवेली के अजीम बावर्ची खाने में जहां 10 नौकर काम करते थे, आज मुकम्मल खामोशी थी। हानिया बगैर किसी मदद की आहिस्तगी और महारत से अपना काम कर रही थी। इसके अरूसी लिबास की जगह अब सफेद साफ सूती लिबास था जो उसे मरियम बुआ से लिया था। इसके हाथों की हरकत में फनकाराना तेजी थी जो सदियों के तजर्बे का इजहार थी। मसालों की खुशबू इस बावर्ची खाने की ठंडी दीवारों को गर्म कर रही थी। बड़ी ताई और मंजली चची, जिनकी नागवारी इन्हें किचन तक खींच लाई थी, दरवाजे पर खड़ी थी। इनकी आंखों में साजिश थी। मंजली चची हकारत से हंसते हुए बोली, ओह देखो तो नई बहू कैसे शौक से दाल को तड़का लगा रही है। ये बावर्ची खाना है देहाती लड़की, ना कि तुम्हारी माँ की छोटी सी झोंपड़ी। यहाँ हमारी इज्जत है जिसे तुम धुएं से काला कर रही हो। इस घर की किसी मालिक ने आज तक चूल्हे को छुआ तक नहीं। बड़ी ताई गहरा सांस लेकर बोली, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम हमारे हैदर को दुनिया के सामने मजीद रुस्वा करना चाहती हो? मलका तो दीवान खाने में बैठी है, किचन में नहीं। तुम्हें ये शर्म नहीं आ रही कि तुमने इस घर की नौकरानियों का काम छीन लिया? तुम्हारे हाथों का जहरीला जायका हमें मार देगा। हानिया ने प्याज काटना बंद नहीं किया। इसकी भूरी आंखें एक पल के लिए भी किचन के तख्ते से नहीं हटी। हानिया सर्द मुकम्मल तौर पर कारोबारी लहजे में बोली, मैं मीर हैदर साहब की मलकियत हूँ और एक मालिक को यह हक हासिल है कि वो अपनी मलकियत से पूरा काम ले। अगर मेरे वकार की कीमत सियासी इज्जत थी तो मेरी कारकर्दगी की कीमत इस खानदान को बढ़ा हुआ मयार है। मंजली चची तन से बोली, किसकी कारकर्दगी? तुम कौन सा सोने का खाना बना रही हो? हमें तुम्हारे फीके हाथ और देहाती मसाले नहीं चाहिए। तुम यहाँ कैदी हो, कैमरा नहीं। हानिया अपने सर को हल्का सा झुकाकर बोली, मैं कैदी हूँ ये दुरुस्त है, मगर बड़े कैदियों को भी बेकार नहीं छोड़ा जाता। ताई साहिबा, मेरी माँ के इलाज के लिए मीर हैदर साहब ने लाखों दिए। मैं इस कर्ज का बोझ इस घर पर नहीं डालूंगी। अगर मेरी हैसियत एक खिदमतगार की है तो खिदमत ही मेरी माफ़ी है। ये मेरी वाहिद आज़ादी है। बड़ी ताई हैरत से गुस्से में बोली, ये क्या खराफात है? ये खिदमत नहीं, ये ड्रामा है। तुम हमें जलील कर रही हो ये बताकर कि मीर हैदर ने तुम्हें नौकरों के मुकाबले में रखा है। तुमने इस घर को गली बना दिया। चुपचाप ये बर्तन छोड़ दो और अपने कमरे में चली जाओ। हानिया मसालों को मिक्स करते हुए एक लंबी गहरी सांस लेकर बोली, मैं नहीं जाऊंगी। बावर्ची खाना मेरा मैदान जंग है। आपकी नफरत और मीर हैदर साहब का गरूर दोनों यहाँ मेरे सामने बेमायने हैं। ये मेरी बका का सवाल है और सिर्फ इस तरह खाना बनाकर मैं मीर हैदर साहब को ये याद दिलाऊंगी कि इनकी कैद में रूह अब भी जिंदा है। इनकी बहस अपने उरूज पर थी जब एकदम हवेली के सदर दरवाजे से तेज कदमों की आवाज सुनाई थी। ये मीर हैदर था जो मामूल से घंटों पहले वापस आ गया। इसकी आंखों में रात की बेचैनी और गुस्सा दोनों था। हानिया की बेहिसी इसे बाहर काम पर टिकने नहीं दे रही थी। हैदर ने घुसकर सीधा किचन की तरफ रुख किया क्योंकि शोर वहीं से आ रहा था। इसकी नज़र सबसे पहले हानिया पर पड़ी जो अरूसी जोड़े की बजाय आम लिबास में पुराने तवे के सामने खड़ी पूरा किचन संभाल रही थी। इसके बाल पीछे बंधे थे और इसके चेहरे पर पुरसकून यकसोई थी। हैदर की ना आवाज में बिजली की कड़क थी। ये क्या जंग चल रही है यहाँ? ताई जान, चची जान, क्या मैंने हुक्म नहीं दिया था कि कोई इस लड़की को तकलीफ नहीं देगा? और तुम क्या कर रही हो हानिया? बड़ी ताई फौरन हैदर की तरफ पलटकर गुस्से को खौफ में बदलते हुए बोली।
हैदर, तुम इतनी जल्दी में कितना गलत फैसला कर लिया। एक कमजात लड़की को अपनी बीवी बनाकर। देखो तो इसकी हरकतें, ये हमें जलील कर रही है। हम तो बस इसे समझा रहे थे कि मलका का ये काम नहीं होता। ये खुद को नौकरानी बनाकर तुम्हारे सियासी कद को गिरा रही है। ये हमारा कहना नहीं मान रही। तुम तो जानते हो बेटा, हमारे खानदान की कोई भी औरत बावर्ची खाने में खुद नहीं जाती। हैदर का चेहरा पत्थर का था, इसकी गहरी नजरें हानिया पर थीं। तुम्हारा कहना इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। मैंने हुक्म दिया था कि इज्जत दोगे, मगर तुमने वही पुरानी हकारत शुरू कर दी। फिर हैदर ने गुस्से से हानिया की तरफ रुख किया। इसका गुस्सा दोहरा था, एक इसके खानदान पर, दूसरा हानिया की मुसलसल नाफरमानी पर। हैदर हानिया की कलाई को जोर से पकड़कर बोला, और तुम्हारी ये बगावत अब हद से ज्यादा बढ़ रही है। मैंने तुम्हें मलका बनने का हुक्म दिया था और तुम किचन में पकवान करके मेरे हुक्म को आग लगा रही हो। तुम क्या साबित करना चाहती हो कि मीर हैदर ने 2 कोड़ी की औरत से शादी की है? बाहर निकलकर मेरे कमरे में चलो, अब फैसला होगा। हानिया के चेहरे पर दर्द था, मगर इसकी आंखों में एक तकलीफ थी, सुकून था। वो जानती थी कि दूसरी जंग अब नागुज़ीर है। मीर हैदर ने हानिया की कलाई को सख्ती से जकड़ रखा था और इसे घसीटते हुए अपनी निजी कुतब खाने में ले आया। ये कमरा हवेली का सबसे कीमती और सबसे खुफिया हिस्सा था, जहां सिर्फ मीर हैदर के ताकतवर राज रखे जाते थे। कमरा जल्दी हैदर के गुस्से और हानिया के सर्द सुकून की टक्कर से गर्म हो गया। हैदर ने आवाज में शिद्दत लिए हाथ से एक भारी मेज पर ज़रब लगाए। क्या साबित करना चाहती हो? दीवान खाने में मेरे खानदान के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, किचन में जाकर खुद को नौकरानी साबित किया। ये बगावत है हानिया, और तुम जानती हो कि मेरे हुक्म की बगावत की सजा क्या होती है। हैदर के माथे पर रगें तन गई। इसकी ताकत जो बैरूनी दुनिया में लाखों को झुका देती थी, आज इसकी एक कैदी के सामने बेकार थी। हानिया कलाई को छुड़ाने की कोशिश किए बगैर थकी हुई ठंडी आवाज में बोली, मैं बगावत नहीं कर रही मीर हैदर साहब, मैं सिर्फ आपका मुआहदा पूरा कर रही हूँ। आपने कहा था कि मैं आपका असासा हूँ, आपकी सियासी ताकत का आईना, और असासा को कीमती होना चाहिए। कीमती? किचन में पकवान करके। ताईजान और चची जान ने मुझे कहा कि तुमने इन्हें बताया कि तुम्हारा हुनर ही तुम्हारी तनख्वाह है। तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मैंने लाखों दिए और तुम इस कर्ज को दाल रोटी से चुकाओगी। हानिया ने अपनी आंखें उठाकर बराह रास्त हैदर को देखा। हाँ, दाल रोटी से ही चुकाऊंगी। आपने मेरे जिस्म पर मलकियत जताई, जिसकी कीमत मैंने रात भर दी, मगर मेरी रूह की मलकियत सिर्फ मेरे पास है। आपने मुझे मलका बनाकर अपने नाम को इज्जत दी, मगर अंदरूनी सच्चाई ये है कि मैं खिदमतगार हूँ। हानिया के लबों पर एक तल्ख पुरसुकून मुस्कुराहट आई। मैं नौकरानी का किरदार अदा करके इस घर की नफरत अपने ऊपर ले रही हूँ, ताकि आपको बाहर की दुनिया में सियासी फायदा हो। मेरी खिदमत से आपकी दौलत ज़ाया नहीं होगी और मैं इस घर को मेरी कीमत का एहसास होगा। खिदमत ही मेरी माफ़ी है कि आप ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक महंगी चीज़ की तरह बैठी रहूं, जिससे आपका ख़ानदान रोज़ ज़िल्लत महसूस करे। मीर हैदर का चेहरा अब सफ़ेद पड़ गया था। ये लड़की इसके तकब्बुर के हर सवाल का जवाब इसके अपने अल्फाज से दे रही थी। इसने इज्जत और ज़िल्लत के दायरे को उलट दिया था। हैदर कलाई को छोड़कर बेबसी से पीछे हटा। तुम ये सोच भी नहीं सकती कि तुम क्या कर रही हो। ये दुनिया को दिखाने के लिए था हानिया, हकीकत में तुम मेरी बीवी हो। नहीं हैदर साहब, नहीं। हकीकत में मैं आपकी कैदी हूँ और आपका ये घर मेरे लिए जेल खाना है। मैंने आज़ादी का मुतालबा नहीं किया, सिर्फ ये हक मांगा है कि मैं कर्ज चुकाऊं। अगर आपको मेरा पकवान पसंद नहीं तो ठीक है, मैं वापस अपने कमरे में चली जाऊंगी और बगैर हरकत के आपका नाम का बोझ बनकर रहूंगी। इस बेहिस पेशकश ने हैदर को मजीद गुस्सा दिला दिया। वो जानता था कि अगर इसने हानिया को तन्हा छोड़ा तो इसकी शिकस्त मुकम्मल हो जाएगी, इसकी सियासी तस्वीर को नुकसान पहुंचेगा और इसकी ज़ाती अना को हानिया की खामोशी रोज तोड़ेगी। हैदर लंबी गहरी सांस लेकर जैसे कोई तल्ख जहर निगल रहा हो बोला, तुम बगावत में भी होशियार निकली। ठीक है, तुम खिदमत करना चाहती हो तो खिदमत करो, मगर इस घर को मेरे हुक्म के मुताबिक चलाओगी। आज के बाद तुम किसी दूसरे के लिए नहीं पकाओगी। तुम्हारी ये महारत सिर्फ मेरे लिए वक्फ होगी। मीर हैदर ने गुस्से में एक कलम उठाकर अपनी मेज पर धमाके से फेंक दिया। आज से रोजाना तुम खुद मेरे लिए खाना लाओगी। तुम यहाँ मलका की तरह लिबास पहनोगी, बाहर सबके सामने इज्जत वसूल करोगी और सिर्फ मेरे कमरे में तुम्हें कैदी रहने की इजाजत है। तुम खुद को किचन में जलील करके मुझे जलील नहीं कर सकती। ये मेरा आखिरी हुक्म है। अब जाओ और तैयार रहना। अब हमारा खेल सिर्फ हवेली तक महदूद नहीं रहेगा।
हानिया के चेहरे पर पत्थर का सुकून था। इसने झींबी हुई कलाई को सहलाया और बगैर कुछ कहे कुतुब खाने से निकल गई। वो जानती थी कि इसकी जंग अब तवील हो चुकी है। मीर हैदर ने शिकस्त नहीं मानी थी, बल्कि बगावत को एक नए तंग दायरे में कैद कर दिया था। अब खाना पकाना भी कैद था, मगर सिर्फ मीर हैदर के लिए। कई दिन गुजर गए और हवेली का माहौल एक ठंडे मुआहदे के तहत जम गया। मीर हैदर के सख्त हुक्म ने हानिया की जिंदगी को एक तंग पुरस्कार दायरे में कैद कर दिया था। अब हानिया का निज़ाम उल वक्त अजीब था। दिन के वक्त वो महंगे लिबास में मलबूस होती, बड़ी ताई और फूफो के नफरत भरे तंजों को खामोशी से बर्दाश्त करती। वो बाहर की दुनिया के लिए मलका थी, मगर अंदर वो कैदी थी। इसकी वाहिद हरकत जो इससे आज़ादी का एहसास देती थी वो बावर्ची खाना था। वो पुरस्कार बावर्ची खाना जहाँ वो आहिस्ता से सिर्फ मीर हैदर के लिए हर शाम और हर सुबह खाना तैयार करती। इसका ये हुनर अब मालिक की इजारादारी में था और इसकी खुशबू सिर्फ मीर हैदर के हवास के लिए थी। मंजली चची और फूफो की रंजिश अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। हैदर ने ऐसे हानिया को तन्हा छोड़ने का हुक्म दिया था, मगर सच्चाई ये थी कि हैदर भी हानिया के इखलाकी धचकों के बाद से दूर था। इनकी शादी एक दिखावा बनकर रह गई थी। एक दोपहर को जब हानिया चांदी के बर्तनों में गरम पुरजायका खाना लिए मीर हैदर के मुताले के कमरे की तरफ जा रही थी, बड़ी ताई और फूफो ने इसे दालान में घेर लिया। बड़ी ताई तेज तनकीदी नजरों से हानिया के लिबास को देखते हुए बोली, बहुत खूब, ये हीरे की अंगूठी और ये रेशमी लिबास, इस घर में सिर्फ तुम ही हो जो महंगी औरत का नक्श निभा रही हो। मगर ड्रामा कितना भी कीमती हो, असल कहानी नहीं बदलती। हमारा हैदर 2 दिन से हवेली से बाहर है। तुमने रात भर किसके लिए लिबास पहना था? फूफो एक जहरीली मुस्कुराहट से बोली, हमें इत्तला मिली है कि मुल्क सिर्फ मलिक हैदर के लिए मलका खिदमत करती है। क्या ये सही है? हानिया, क्या तुम्हारा मुआहदा अब सिर्फ दाल रोटी तक महदूद हो गया है? इसका क्या मतलब है? क्या हैदर मियाँ तुम्हारी इस खिदमत से तंग आ गए जो पहली रात हुई थी? फूफो का इल्जाम सीधा और तकलीफ देता। हानिया के चेहरे पर एक सर्द लहर दौड़ गई, मगर इसने अपने जज्बात को फौरी तौर पर काबू में कर लिया। हानिया खाना थामे हुए नजर झुकाकर बोली, मेरे मालिक का हुक्म है कि मैं सिर्फ इनके लिए पकाऊं। ये मेरी किस्मत है और मैं इसके खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। खाविंद और बीवी के मामलात किचन की धुआंधार बातों से बाहर है। बड़ी ताई इसके सामने आकर इसका रास्ता रोकते हुए बोली, तुम बड़ी होशियार हो नौकरानी, तुम अल्फाज के पीछे अपना डर छुपा रही हो। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम तन्हा हो। क्या तुम हैदर से मजीद पैसे मांगने वाली हो? क्या तुमने बाहर किसी को अपने जुल्म की कहानी सुनाई? वरना क्या वजह है कि खानजादा खानदान की मलका कैदियों वाले कमरे में रहती है? हानिया खाने की ट्रे को मजबूती से पकड़कर बोली, मैं कैदी हूँ, ये दुरुस्त है, और कैदी की जगह मालिक तय करता है। मेरे लिए महंगा लिबास पहनना फर्ज है ताकि बैरूनी दुनिया में मैं मीर हैदर साहब का सियासी चेहरा साफ रहे। मेरे लिए अंदरूनी सुकून जरूरी नहीं है। मुझे खाने की ठंडक का डर है, आपकी बातों का नहीं। मेरे मालिक का इंतजार हो रहा है। हानिया के लहजे में खिदमत और फर्ज की एक ऐसी सर्दी थी कि ताई और फूफो दोनों गुस्से में कपकप आ गईं। वो जानती थी कि हानिया इनके दुश्मन के सख्त हुक्म को अपने दिफा के तौर पर इस्तेमाल करेगी। फूफो करीब आकर बोली, जो औरत इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है वो सिर्फ जिल्लत पाती है। हमने देखा है, हैदर ने तुमसे पहले भी कई दिलों को तोड़ा। ये सिर्फ एक महीना है जब तुम इसके लिए दिलचस्प हो। इसके बाद तुम्हारा वही हशर होगा जो खानजादा की पहली बगावत का होता है। इस वक्त तुम्हें हमारी मदद भी नहीं मिलेगी, तुम्हारी माँ को भी नहीं। ये वाज़ेह धमकी थी जो हवेली के पुराने राजों से बुनी गई थी। हानिया के दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हुई, मगर इसने अपने चेहरे पर सुकून बरकरार रखा। इसने नजरें उठाकर दोनों खवातीन को देखा, एक ऐसी बेहिसी के साथ जो बता रही थी कि वो इनकी धमकियों से मर चुकी है। हानिया ने आहिस्ता से इन्हें घेर कर आगे बढ़ने का इशारा किया, गोया वो एक रुकावट थी। बड़ी ताई और फूफो एक दूसरे को इशारा करके पीछे हटी, मगर इनके चेहरों पर नाकामी और नफरत का गहरा निशान था। हानिया कीमती लिबास में सर्द खाना लिए तन्हाई के कैद खाने की तरफ बढ़ गई। मीर हैदर अपने निजी मुताले में इंतजार कर रहा था। इसके सामने कंप्यूटर की नीली रोशनी और किताबों का भारी सन्नाटा था। इसके जहन में सियासी चालों से ज्यादा हानिया की किचन की बगावत का ख्याल था। जब दरवाजा खुला तो हानिया बगैर कोई आवाज किए अंदर दाखिल हुई। वो रस्मी खूबसूरती में डूबी हुई थी, मगर इसके साथ ही चांदी की ट्रे में गरम खाना था। इसने बर्तन सलीके से मेज पर रखे, भाप की खुशबू कमरे की सर्द हवा को गर्म कर गई।
اس کے چہرے پر خاموش اطاعت تھی جو حیدر کی قید کو تسلیم کر چکی تھی۔ ہانیہ نے کھانا لگایا، گلاس میں پانی ڈالا اور آہستہ سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، جیسے وہ انسان نہیں بلکہ خدمت کا ایک پتلا ہو۔ حیدر آہستہ سے کھانے کو دیکھ کر بولا، یہ خوشبو تمہارا انتقام ہے؟ کیا تم نے جان بوجھ کر ایسا پکایا ہے کہ میں مزاحمت نہ کر سکوں؟ ہانیہ چپ چاپ کھڑی رہی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے صرف اپنا فرض پورا کیا صاحب۔ حیدر نے کانٹے سے پہلا نوالا لیا۔ ذائقہ اتنا بے عیب تھا کہ وہ پل بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں ہانیہ کے چہرے پر جم گئی۔ حیدر مزید ایک نوالا لے کر سرد لہجے میں بولا، تم بڑی تائی اور پھپھو سے ملی تھی، انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہوگا، انہوں نے تمہیں میری غیر موجودگی میں سزا دی ہوگی، کہ انہوں نے تمہیں طلاق کے لیے نیا کاغذ دکھایا؟ حیدر اس کی روح کو ٹٹولنا چاہتا تھا، یہ جاننا چاہتا تھا کہ آیا ان کی دھمکیوں نے ہانیہ کے عزم کو توڑا ہے یا نہیں۔ ہانیہ اپنے جذبات کو مکمل طور پر قابو میں رکھتے ہوئے بولی، انہوں نے مجھے ان تمام ناموں سے پکارا جو وہ ضروری سمجھتے ہیں، انہوں نے اس نکاح کو ایک عارضی ڈرامہ قرار دیا اور میرے خاندان پر سوال اٹھایا، لیکن آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں قیدی ہوں اور قیدیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے ان کے الزامات پر کوئی رد عمل نہیں دیا اور میں نے آپ کی حفاظت میں اپنے فرض کو پورا کیا۔ حیدر کانٹا رکھتے ہوئے غصے میں بولا، کیا تم مجھے یہ جتا رہی ہو کہ میں تمہیں ان کی اذیت سے محفوظ نہیں کر سکا؟ اور کیا تم انہیں یہ بتایا کہ تم صرف میرے لیے پکاتی ہو؟ ہانیہ نے حقیقت کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا۔ ان کی نظر میں کچن میں کام کرنے والا مہمان نہیں ہو سکتا، مگر آپ کی خدمت کرنے والا ایک خاص اثاثہ ہو سکتا ہے۔ میری خدمت ان کے لیے نفرت کا باعث ہے، مگر آپ کے لیے بڑھتا ہوا ذائقہ ہے۔ میں نے مالک کے حکم کی حفاظت کی ہے صاحب۔ حیدر نے پیچھے ٹیک لگا لی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اب شکست اور پریشانی میں بدل چکا تھا۔ وہ کھانے کی ناقابل یقین لذت اور ہانیہ کے سرد ہوشیار ذہانت کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ حیدر کے لہجے میں تلخی کم ہوئی، ایک تھکا ہوا سوال تھا، تمہیں کیا چاہیے ہانیہ؟ تم کب تک اس کھیل کو خدمت کا نام دیتی رہو گی؟ تمہاری ماں کا علاج ہو چکا ہے، اب تم آزاد ہو سکتی ہو۔ کیا تم ہمیشہ قید میں رہنا چاہتی ہو؟ حیدر نے پہلی بار اپنی طاقت کے تکبر سے ہٹ کر انسانی سوال کیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی جیت کا کیا فائدہ ہے اگر یہ قیدی ہمیشہ غمگین رہے۔ ہانیہ بغیر کسی تاخیر کے جیسے وہ جواب تیار کر چکی تھی۔ میں نے آپ سے قرض لیا ہے صاحب، ایک لڑکی کی عزت دوسرے کی جان کے بدلے۔ یہ معاملہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک آپ خود مجھے میری قیمت سے زیادہ نہیں دیں گے، اور آپ مجھے کبھی میری روح کی آزادی نہیں دیں گے۔ ہانیہ نے آہستہ سے میز سے کھانے کے برتن اٹھائے، ایک انکار کا خاموش اشارہ کرتے ہوئے بولی، میں خدمت گار ہوں اور مالک سے زیادہ تعلق خدمت گار کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اب آپ کھانا ختم کیجیے۔ اس آخری جملے نے کمرے کی تمام گرمی ختم کر دی۔ حیدر نے غصے میں اپنی کرسی کو پیچھے دھکیلا۔ وہ مکمل طور پر شکست خوردہ تھا۔ اس کی غلام عورت اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی خدمت کر رہی تھی، مگر اس کے حواس پر حکمرانی کر رہی تھی۔ حیدر نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا، اس کا غرور شدید اذیت میں تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن کل تمہیں میرے ساتھ ایک اہم سیاسی تقریب میں جانا ہوگا۔ اس وقت تم قیدی نہیں، میرے نام کی ملکہ ہوگی، اور وہاں تمہاری آنکھیں وہی کریں گی جو تمہارے پکوان کرتے ہیں، لوگوں کے ذائقے کو بدل دیں گے۔ ہانیہ چپ چاپ برتن لے کر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ کھیل اب حویلی سے باہر جا رہا ہے اور نئی جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ شہر کی تاریخ میں آج کی شام کو میر حیدر خانزادہ کی عزت اور اقتدار کی نئی تعریف کی جانی تھی۔ یہ ایک عظیم الشان سیاسی تقریب تھی جہاں حکومت کے وزراء اور اہم صحافی شامل تھے۔ ہانیہ میر حیدر کے سخت حکم کے مطابق سب سے مہنگے لباس میں ملبوس تھی۔ سونا اور ہیرے اس کے سرد وجود پر چمک رہے تھے۔ اس کا چہرہ ایک پرسکون تھا، آنکھیں جھکی ہوئی، بالکل ویسے جیسے ایک ملکہ کو آداب بجا لانا چاہیے۔ وہ میر حیدر کے طاقتور بازوں کو تھامے ہوئے تھی، مگر اندرونی طور پر وہ آزادی سے ہزاروں میل دور تھی۔ حیدر نے اسے سیاسی ڈھال کی طرح استعمال کیا۔ ہر سیاستدان اس شاندار خوبصورت عورت کو دیکھتا اور حیدر کی ذاتی قوت کی تصدیق کرتا۔ حیدر آہستہ صرف ہانیہ کے لیے کہتا، تم بہت اچھی اداکاری کر رہی ہو ہانیہ، تمہارے چہرے پر سکون ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ تمہاری چھوٹی سی غلطی بھی میری طاقت کو نیچے گرا سکتی ہے۔ ہانیہ اسی آہستگی میں بغیر سر اٹھائے بولی، میں قیدی ہوں صاحب، اور قیدی کی بقا مالک کی عزت سے جڑی ہوتی ہے۔ جب وہ تقریب کے مرکز میں پہنچے تو ایک مشہور چالاک صحافی زمیر صاحب ان کے قریب آئے۔ زمیر صاحب حیدر کے سیاسی حریف کے نزدیک سمجھے جاتے تھے۔ زمیر صاحب تعریفی انداز میں مگر نظروں میں زہر لیے بولے،
खानजादा साहब, आपकी बेगम की खूबसूरती ने आज पूरे शहर को हैरान कर दिया। सुना कि ये शादी बड़ी जल्दबाजी में हुई। क्या ये सच है कि आपने अपनी मोहतरमा को किसी आम घर से उठाया? लोग कहते हैं कि आपकी ये महारानी खाना पकाती है। ये सरी हमला था जो हैदर के सियासी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। हैदर का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। हैदर की आवाज को सख्त रखते हुए बोला, जुमेर साहब, मेरे खानजादा खानदान की औरतें हर फन में माहिर होती हैं। बेगम के जाती मामला से सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। इससे पहले कि हैदर मजीद कुछ कहता, हानिया ने वो काम किया जो किसी ने तवक्को नहीं की थी। इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर उठाया और जुमेर साहब की तरफ देखा। जुमेर साहब, खिदमत करना ऐप नहीं, सिर्फ एक फ़न है, लेकिन मेरे शौहर की मेहरबानी है कि इन्होंने मेरे आम हुनर को भी मलका का मुकाम दिया। वैसे मुझे इस दावत का पकवान कुछ कमज़ोर लगा। क्या शेफ़ ने आज पुरानी शराब का इस्तेमाल किया है? जुमेर साहब चौंक कर बोले, पुरानी शराब? किस चीज़ में? हानिया पूरे तमादी से बोली, इस बटर सॉस में जो स्टेव में डाला गया है। इसका जायका बता रहे कि शराब की आखिरी तारीख गुजर चुकी है। एक अच्छा शेफ़ जायके की बारीकियों को छुपा नहीं सकता। ये मामूली सी गलती आपके मयार को गिरा रही है। खाने में जायका और सियासत में सदाकत दोनों नहीं होनी चाहिए। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। हानिया ने ना सिर्फ जुमेर साहब की जिल्लत को नज़रअंदाज किया, बल्कि अपने पकवान के इल्म से इनकी तकरीब के मेज़बानों को शर्मसार कर दिया। इसकी तेज शानदार जहानत ने पल भर में साबित कर दिया कि वो कोई आम औरत नहीं है। जुमेर साहब ने अपनी शिकस्त मानते हुए, माफ़ कीजिएगा बेगम खानजादा, आपकी नज़र बहुत तेज़ है, ये हमारी गलती थी। हैदर हैरत और फतेह के जज्बात में घिरा हुआ चुप रहा। हानिया ने इसे किचन की मुलाजमा समझकर नहीं, बल्कि एक ज़हीन सियासी साथी की तरह बचा लिया। जब वो तकरीब से निकल कर वापस गाड़ी में बैठे तो रात का अंधेरा था और गाड़ी के अंदर एक गहरी खामोशी। हैदर हानिया की तरफ घूमकर इसकी आवाज़ में गहरा इतराफ़ था, तुमने आज मेरा वकार डूबने से बचा लिया। मैंने तुम्हें कैदी समझा था, मगर तुम खानजादा खानदान की सबसे बड़ी असास हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारा अज़म ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। हानिया खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, मैंने सिर्फ आपके हुक्म पर अमल किया साहब। आपने कहा था कि मेरी आंखें वही करेंगी जो मेरे पकवान करते हैं, लोगों के जायके को बदल देंगी। मैंने सच को फनकाराना अंदाज में पेश किया। मैंने आपकी सियासत को ग़ज़ाइयत दी है। हैदर इसका हाथ आहिस्ता से अपने हाथ में लिया। इस बार कोई सख्ती नहीं थी, सिर्फ एक थका हुआ जज्बा था। तुम्हें मेरी सियासत की फिक्र क्यों है हानिया? तुम्हें तो मुझे जलील करना चाहिए था। तुम क्यों मेरी हिफाजत करती हो? हानिया ने अपना हाथ नहीं छोड़ा, मगर आवाज़ में वही सर्दी थी, क्योंकि मेरी माँ की सांस और मेरे भाई का मुस्तक़बिल आपकी कामयाबी से जुड़ा है। जब तक आपकी हुकूमत है मैं महफूज हूँ। मैं वफादारी नहीं दे रही, सिर्फ एक मुआहदा निभा रही हूँ। हैदर ने हानिया का हाथ चूमकर आहिस्ता से छोड़ दिया। इसे पहली बार लगा कि इसकी सारी ताकत और सारी दौलत एक बेबस औरत की इखलाकी सच्चाई के आगे बेकार थी। तुमने जीत लिया हानिया, ये जंग भी और शायद मुझे भी। आज से तुम कैदी नहीं, तुम मेरे तख्त की मुशीर हो। तुम्हारा मुकाम किचन में नहीं, मेरे मुताले में है। मगर याद रखना, तुम्हें मेरी मोहब्बत नहीं, सिर्फ मेरी इज्जत चाहिए, और वो तुम्हें हमेशा मिलेगी। गाड़ी हवेली के सर दरवाजे पर रुकी। हानिया कीमती लिबास में सर्द सुकून के साथ नीचे उतरी। इसकी बेबस जिंदगी ने खानजादा की सियासत को बंदी बना लिया। इस शादी में इश्क नहीं था, मगर सदाकत और ताकत का एक ऐसा रिश्ता था जो मौत तक कायम रहना था।